बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये टॉपिक हमने कल स्टार्ट किया था, इसमें एक पोर्शन रह गया था, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहले तो आपको मैं याद दहानी करवा दूं कि कल हमने कौन सी चीज़ें डिस्कस की थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर जी। बेटा कल हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला टॉपिक पढ़ा था। यस सर। इसमें मैंने आपको डेफिनेशन और इसके साथ इसकी एग्जांपल्स करवाई थी। उसके बाद हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट की करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस की थी। व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है? जी बिल्कुल सर। दूसरे नंबर पे हमने इस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस डिस्कस की थी। फिर हमने इस कॉन्सेप्ट के मेरिट्स या एडवांटेजेस डिस्कस किए थे। आज हमारा आखिरी जो हिस्सा है इस टॉपिक का वो है स्टेप्स टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट इन आ केमिकल रिएक्शन। ये आज हमने पढ़ना है। अगर आपको कोई केमिकल रिएक्शन दिया जाए, उसमें आपको रिएक्टेंट्स की अमाउंट्स बताई जाएं और आपको कहा जाए कि आपने इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट की पहचान करनी है, तो उसके बेटा टोटल ना 3 स्टेप्स हैं, ये हमने पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Steps to identify limiting reactant. यार ये क्यों नहीं हो रहा मेरा ऐसा? बेटा अपना माइक म्यूट करें। बेटा 3 स्टेप्स हैं टोटल, अभी मैंने पीछे भी बताया आपको। अच्छा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बताऊं आपको, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पे ये पूछा जाता है। और अगर हम पूरे टॉपिक की बात करें तो ये पूरा टॉपिक जो है एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता होता है। स्टार्ट करते हैं। मैं एग्जाम्पल से आपको चीजें समझाता हूँ।
सबसे पहले स्टेप 1, बेटा स्टेप वन के अंदर ना हमें हमारा मकसद होगा मोल्स फाइंड करना, किसके, ऑफ रिएक्टेंट्स। हमें रिएक्टेंट्स के मोल्स चाहिए। अच्छा, ये मोल्स हम फिर मालूम कहाँ से करेंगे? हमें अमाउंट्स दी जाएंगी, हमें अमाउंट्स दी जाएंगी, क्वांटिटी दी जाएगी, हमने उस क्वांटिटी से मोल्स फाइंड करने होंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है, H2 plus O2 gives us H2O। स्टोइचियोमेट्री में हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज करते हैं, तो मैंने इसको बैलेंस कर लिया। अब सपोज वो आपको कहता है कि आपके पास ना 4 ग्राम हाइड्रोजन है, ये वो खुद बताएगा आपको, वो अमाउंट दे रहा है। तो आपको कहता है कि आपको गिवन है 4 ग्राम हाइड्रोजन और आपको गिवन है 64 ग्राम ऑक्सीजन। तो आपने बताना ये है कि इस रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। ये जो मैंने अमाउंट ली है ना, ये बुक में ही एग्जांपल गिवन है। तो आपको अमाउंट दे दी उसने 4 ग्राम हाइड्रोजन, 64 ग्राम ऑक्सीजन, और आपसे वो पूछना चाह रहा है कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो आपका स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है बेटा, हमने कैलकुलेट करने, कैलकुलेट क्या चीज? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। आपने रिएक्टेंट्स के मोल्स मालूम करने, कहां से? फ्रॉम गिवन अमाउंट, जो अमाउंट आपको दी गई है उस अमाउंट से, गिवन अमाउंट से आपने मोल्स मालूम करने हैं। अब मोल्स मालूम करने का तरीका बड़ा आसान है। मोल का फार्मूला मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, गिवन मास ओवर मोलर मास। तो अब ये एक स्टेप मैंने आपको समझा दिया, स्टेटमेंट मैंने लिख दी। अब हम इसको परफॉर्म करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। स्टेप 1 की, स्टेप 1 इसकी हम करते हैं कैलकुलेशन। तो दो चीजें हैं, दो रिएक्टेंट है हमारे पास। एक रिएक्टेंट है हाइड्रोजन, दूसरा रिएक्टेंट है ऑक्सीजन। दोनों की अमाउंट हमारे पास मौजूद है, हमने दोनों के मोल्स मालूम करने हैं। तो सबसे पहले मैं मालूम करूंगा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ H2। गिवन मास देखें 4 ग्राम है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास है 4 ग्राम। अच्छा, H2 का मोलर मास कितना होगा? H2 है, हाइड्रोजन गैस है, तो मोलर मास होगा 2.016 या रफली 2 ग्राम पर मोल। इसका मोलर मास आ गया। तो आंसर आ जाएगा 2 1 2 2 2 4। आंसर आ गया बेटा 2 मोल्स। लो जी, हमने हाइड्रोजन के मोल्स मालूम कर लिए। कितने आए हैं? 2 मोल्स आए हैं। तो उसने अमाउंट दी थी, उसके 2 मोल निकले हैं। अब आपने मोल मालूम करने हैं दूसरे रिएक्टेंट के। दूसरा रिएक्टेंट है हमारा ऑक्सीजन, O2। O2 की क्वांटिटी उसने दी है 64 ग्राम। तो मोल्स ऑफ O2 गिवन मास है 64 ग्राम। मोलर मास कितना होता है O2 का? 32 ग्राम पर मोल। O2 का मोलर मास 32, O2 है, यहाँ पे O नहीं है, O2 है, तो इसलिए 32 ग्राम पर मोल। तो आंसर आ गया यहाँ पे 2 ओके सर। मोल।
यानी कि जो उसने अमाउंट दी थी हमने उस अमाउंट के मोल बना लिए, यही हमारा पहला स्टेप था। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। बेटा स्टेप 2 में हम प्रोडक्ट के मोल कैलकुलेट करते हैं। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। पहले रिएक्टेंट के मोल मालूम किए, अब प्रोडक्ट के मोल मालूम करने हैं। अब रिएक्टेंट की तो अमाउंट हमारे पास थी लेकिन प्रोडक्ट की नहीं है, तो फिर हम स्टोइचियोमेट्री यूज करेंगे, यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज करेंगे। तो हमने प्रोडक्ट के मोल कैलकुलेट करने हैं यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ दूसरा हमारा मकसद क्या है कि हमने मोल्स मालूम किए किसके, प्रोडक्ट के। कहां से, बैलेंस्ड इक्वेशन से। तो आइए इस स्टेप को परफॉर्म करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टेप 2। यहीं पे बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि मोल मालूम करना तो आसान था, है ये भी आसान, बस चीजें मिक्स कर लेते हैं। अच्छा तो जरा देखिएगा, हमारे बेटा रिएक्टेंट है 2। अच्छा पहली बात तो आप जो आपको याद रखनी है कि स्टेप 2 में बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज होगी, यानी कि H2 2H2 plus O2 gives us 2H2। ये पहली बात आपने याद रखनी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज होनी है दूसरे स्टेप की कैलकुलेशन में। अब जरा तवज्जो करें, हमारे पास 2 रिएक्टेंट हैं। हाइड्रोजन जो है ये भी वाटर की फॉर्मेशन में यूज हो रहा है, और ऑक्सीजन भी वाटर की फॉर्मेशन में यूज हो रहा है। तो आपने ना अब यहाँ पे करना क्या है, आपने ये देखना है कि जो हाइड्रोजन है, ये जो H2 है, H2 ये हमें कितना वाटर देगा, और ये जो O2 है ये हमें कितना वाटर बना के देगा। यानी कि आपने H2 और H2 का वाटर से कंपैरिजन करना है और O2 का वाटर से करना है। अच्छा ये काम कर लिया हमने, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी, जो रिएक्टेंट्स हैं उनका कंपैरिजन हमने किससे करना है, प्रोडक्ट से। अब सबसे पहले क्या करना है, यहां पे 2 स्टेप हैं, 2। यहां पे पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप बेटा आपने ना बैलेंस इक्वेशन का डेटा यूज करना है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने बैलेंस इक्वेशन का डाटा यूज करना है। बैलेंस इक्वेशन के डाटा से क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि देखें H2 के साथ ना 2 लगा हुआ है, 2 मोल, यानी कि अगर हाइड्रोजन का 2 मोल हो तो वाटर कितना बनता है, 2 मोल। ये है बैलेंस इक्वेशन का डाटा। तो बैलेंस इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि अगर हाइड्रोजन का 2 मोल हो तो हमें वाटर कितना मिलेगा, 2। ये हमें बैलेंस इक्वेशन बता रही है। अब दूसरा स्टेप यहां पे कि जो आपसे क्वेश्चन किया गया है उसने कितने मोल आपको दिए हैं। तो अब आप जरा देखें कि जो उसने हमने जो डाटा लिखा था, जो क्वेश्चन था हमारा, उसमें हाइड्रोजन के मोल कितने आए थे, ये मैंने येलो कलर में ऊपर लेबल किया हुआ है। तो क्वेश्चन में भी इत्तफाकन 2 मोल्स ही हैं, तो लिहाजा हमारा पहला काम तो मुकम्मल हो गया। अगर फर्ज किया हमारे यहाँ पे वो क्वेश्चन में 5 मोल होता तो फिर हम कहते, फिर हम कहते 2 मोल से 2 मोल बन रहा है, 1 मोल से 1 मोल बनेगा, 5 मोल से 5 मोल बनेगा, तो यूनिटी मेथड यूज करते। अब नेक्स्ट देखें जरा, अब ऑक्सीजन की तरफ आते हैं। देखें फिर वही बात कि सबसे पहले आपने बैलेंस इक्वेशन का डाटा लिखना है। बैलेंस इक्वेशन में क्या है, O2 के साथ कुछ नहीं लगा हुआ, मतलब 1 है,
बैलेंस इक्वेशन ये बता रही है कि अगर ऑक्सीजन का 1 मोल हो तो वाटर 2 मोल बनता है। अगर ऑक्सीजन का 1 मोल हो तो वाटर 2 मोल बनता है। ये तो हमने बैलेंस से देख के लिखा। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें कितने मोल्स हमसे मोल्स की डिमांड की गई है, कितने मोल्स हमें गिवन है। तो क्वेश्चन के अंदर जो ऑक्सीजन के मोल्स दिए गए हैं वो 2 हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे 1 मोल 2 मोल वाटर बना रहा है, तो 2 मोल बनाएगा, 2 मोल बनाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 4 मोल्स। ये हमारा दूसरा काम है। अब ऐसे ही बिल्कुल जैसे एक पेंसिल 5 रुपए की है तो 2 पेंसिलें 2 × 5 10 की हो जाएंगी। सेम। तो ये बेटा यहाँ पे 2 काम है। पहला काम क्या था कि हमने बैलेंस इक्वेशन का डाटा उठा के लिखना है, और दूसरा काम क्या है? दूसरा काम ये है कि उसने जो हमसे क्वेश्चन पूछा है वो किस डाटा के हिसाब से पूछ रहा है, फिर हम उसके मोल्स के तहत हम अपने इस क्वेश्चन को अरेंज करेंगे। बहरहाल हमने दूसरा स्टेप कर लिया। दूसरे स्टेप में हमने किया क्या है? हमने प्रोडक्ट के मोल्स मालूम किए हैं। तो हमें इंफॉर्मेशन क्या मिली है? हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि जो हाइड्रोजन है ये ज्यादा से ज्यादा 2 मोल वाटर बना सकता है, और जो ऑक्सीजन है ये ज्यादा से ज्यादा 4 मोल वाटर बना सकता है। अब बेटा हम आते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। आखिरी स्टेप है, बड़ा आसान है। स्टेप 3, आइडेंटिफाई that reactant। आपने वो रिएक्टेंट ढूंढना है विच गिव, जो दे लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो अब आपने जनाब वो रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करना है जो प्रोडक्ट की कम अमाउंट दे। आपको पता है ना कि जो प्रोडक्ट की कम अमाउंट देता है वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन यही पढ़ी थी कि वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट की कम अमाउंट दे, जो रिएक्शन को स्टॉप कर दे, उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। तो अब हम जरा जाते हैं अपने कैलकुलेशन की तरफ। अब जरा बड़ा गौर करें, जो हाइड्रोजन है ना ये हमें दे रहा है 2 मोल पानी, मैक्सिमम ये 2 मोल बना सकता है, और जो ऑक्सीजन है ये मैक्सिमम 4 मोल बना सकता है। तो बताओ कौन सा रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट दे रहा है हमें? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हम यहाँ पे फिर एंड पे रिजल्ट क्या लिखेंगे? हम कहेंगे हाइड्रोजन गिव लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। ये पानी की कम मिकदार पैदा कर रहा है, हैंस लिहाजा इट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिहाजा ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है या नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? एक ही बचता है, वो ऑक्सीजन होगा। तो लिमिटिंग जो है वो हाइड्रोजन है और एक्सेस जो है वो ऑक्सीजन है। तो बेटा ये थे स्टेप्स, छोटे छोटे 3 पॉइंट है, मैंने बड़ी तफसील से आपको चीजें बताई हैं। अब मैं इन तीनों पॉइंट्स को मैं 20 सेकंड में बोलता हूं, तवज्जो कीजिएगा जरा। देखो, पहला स्टेप था आपने रिएक्टेंट के मोल मालूम करने हैं गिवन अमाउंट से। दूसरा स्टेप था आपने प्रोडक्ट के मोल मालूम करने हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। और तीसरा पॉइंट है आपने वो रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करना है जो आपको कम प्रोडक्ट बना के दे रहा है, वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। यस सर। खत्म हो गया बेटा।
अब ओके इस सर। टॉपिक का ना एक शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, हम वो डिस्कस करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 इसका पार्ट है एक, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं पहले, फिर इसका आंसर आपको देता हूं। क्वेश्चन है, माइक म्यूट करें बेटा। क्वेश्चन है जी, मैनी केमिकल रिएक्शन in our surrounding, यानी कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे माहौल में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन आर द एग्जाम्पल ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। आपको उसने ना हकीकत बता दी है, इंफॉर्मेशन दे दी है, फैक्ट बता दिया है। वो क्या कह रहा है कि हमारे माहौल के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जो लिमिटिंग रिएक्टेंट की मिसाल हैं। तो चूंकि उसने फैक्ट बता दिया तो वो आपसे मांगेगा जस्टिफिकेशन, आपको कहेगा जस्टिफाई करो, इसको साबित करो, दलाइल दो। तो बेटा आपने इसका आंसर कैसे लिखना है? सबसे पहले तो आपने ना डेफिनेशन लिख देनी है, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, डेफिनेशन मैंने आपको करवाई थी। दैट रिएक्टेंट विच कंज्यूम अर्लियर एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये मैंने करवा चुका हूँ, आपको कल करवाई थी। अच्छा, दूसरी चीज आपने क्या करनी है, यहाँ पे एग्जाम्पल देनी है। वो क्या ना मैनी केमिकल रिएक्शन, आपने एक एग्जाम्पल दे देनी है, या दो लिख सकते हैं तो दो दे दो। अच्छा, एग्जाम्पल आप कौन सी देंगे? ये भी मैंने कल आपको करवाई थी। कंबस्शन वाली एग्जाम्पल दे दें, कंबस्शन ऑफ कोल। अच्छा, कंबस्शन ऑफ कोल, कितना कोल? आप अमाउंट फिक्स कर लें, 10 ग्राम। 10 ग्राम कोल, कोल यानी कि कार्बन। आपने 10 ग्राम कोल लेके उसको जलाना है इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। आपने 10 ग्राम कोल ले लिया और ऑक्सीजन की एक्सेस में उसे कंबस्ट किया, जलाया। तो अब जरा इसको रिएक्शन को लिखें, C+O2, ये C कार्बन कोल, प्लस O2 गिव्स अस CO2। अब कार्बन की अमाउंट कितनी ली गई है? 10 ग्राम। ऑक्सीजन कितना लिया गया है? एक्सेस में। अब यहाँ पे आपको नजर ही आ रहा है, हमने अमाउंट फिक्स करनी है। कार्बन 10 ग्राम है और ऑक्सीजन एक्सेस में है, ऑक्सीजन नॉन लिमिटिंग होगा, और यहाँ पे कार्बन जो होगा ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। कार्बन यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। आपने अमाउंट की बात यहाँ करनी है, सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख के आप कह दो कि कार्बन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि जब हम रिएक्टेंट्स को स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स में लेते हैं, देन देयर विल बी नो लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्लियर है बेटा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ना ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं उसके अंदर भी अरेंज करके लिखा हुआ है, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट का टॉपिक खत्म हो गया, इसकी कैलकुलेशंस रह गई, न्यूमेरिकल्स। अब इसके जो न्यूमेरिकल्स है ना, हम वो स्टोइचियोमेट्री, मोलर वॉल्यूम और ये इसके आज वाले टॉपिक के न्यूमेरिकल, इनको इकट्ठे करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। नेक्स्ट बेटा ये जो हमारा सर जो जी टॉपिक आपने है, एग्जाम्पल लिखवाई है, जी जी, यही उसमें लिखी हुई है सर जी किसमें जो बेटा? आपने दी है हाँ जी, हाँ जी। उसमें नोट्स में एक कार्बन वाली भी नोट्स होगी में? और मीथेन वाली भी होगी, CH4 वाली भी होगी। ठीक है सर जी, ओके। बेटा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है यील्ड। उर्दू में अगर मैं इसका जी मतलब कॉलेज बताऊं, इसका कब मतलब आ होता रहा है पैदावार। जी बेटा,
यील्ड, अगर उर्दू में इसका मतलब देखा जाए तो उर्दू में इसका मतलब होता है प्रोडक्ट, पैदावार। और अगर मैं आपको इंग्लिश में समझाऊं तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो होती है ना बेटा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं यील्ड। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं उसमें जो प्रोडक्ट बन रहा होता है वो है हमारा यील्ड। तो इसकी सबसे पहले इसमें हमने इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें डिस्कस करनी है वो मैं बता दूं आपको। पहले हमने जनाब इसमें डेफिनेशन यील्ड की देखनी है, इसकी एग्जाम्पल देखनी है, उसके बाद यील्ड की हमने टाइप स्टडी करनी है, देन हम परसेंटेज यील्ड स्टडी करेंगे, परसेंटेज यील्ड, और एंड पे जनाब हम एक शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज का, और फिर इसकी कैलकुलेशन है। तो सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन पे। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained during a chemical reaction is called yield। यानी कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो वहां पे जो प्रोडक्ट बन रहा होता है उसे हम यील्ड कहते हैं। एग्जांपल, हाइड्रोजन, 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन gives us 2 मोल वाटर। अब इसमें बेटा अमाउंट देख लें जरा। हाइड्रोजन 2 मोल मतलब 4 ग्राम, ऑक्सीजन 1 मोल मतलब 32 ग्राम, प्रोडक्ट कितना बनेगा हमारा वाटर 36 ग्राम। अब ये जो 36 ग्राम है ना बेटा, ये 36 ग्राम ये है हमारी यील्ड। अब यील्ड की है टाइप्स। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कि ये यील्ड तो है, ये कौन सी यील्ड है। ये 36 ग्राम ये यील्ड है हमारी, ये कौन सी यील्ड है इसको हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हो गई। अब बेटा हम आते हैं टाइप्स की तरफ। दो टाइप्स हैं। नंबर 1 एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल, इसको हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल यील्ड, अब नाम से पता चल रहा है कि जो ये वाली प्रोडक्ट की अमाउंट है ना, ये वाली जो यील्ड है, ये जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे लैब के अंदर, एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जो प्रोडक्ट हमें हासिल होगा हम उसको तोलेंगे, तो वो हमारी जो यील्ड होगी उसे हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल यील्ड या फिर एक्चुअल यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड आती है एक्सपेरिमेंट से। नंबर 2 थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड या फिर इसको कहते हैं कैलकुलेटेड यील्ड, यानी कि एक्सपेरिमेंटल नहीं है। तो ये फिर कहां से आएगी, ये बेटा आएगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, स्टोइचियोमेट्री, ये आएगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। अब जरा ऊपर देखें, मैंने ये जो 36 ग्राम लिखा है वाटर जो फॉर्म हुआ है, अब आप जरा बताएं मुझे ये कौन सी यील्ड है, ये एक्चुअल है या थ्योरेटिकल है। ये थ्योरेटिकल है। शाबाश, ये थ्योरेटिकल है क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया ना, हमने थ्योरी से कैलकुलेट की है। हमने रिएक्टेंट देखे हैं, 4 ग्राम हाइड्रोजन है 32 ग्राम ऑक्सीजन है, तो हमने कहा 4 और 32 36 ग्राम वाटर बनेगा, तो ये थ्योरेटिकल यील्ड है।
अब बेटा हम ना ये एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड को डिटेल से स्टडी करते हैं। सबसे पहले आते हैं जनाब एक्चुअल यील्ड पे। या इसको हम दूसरा नाम मैंने दिया है इसको एक्सपेरिमेंटल यील्ड। Definition: the amount of product obtained after an experiment is called actual yield या फिर एक्सपेरिमेंटल यील्ड। यानी कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, हमने लैब में जाकर कोई केमिकल रिएक्शन करवाया, उसका प्रोडक्ट हमें मिला, उसका हमने वजन किया और वजन करके हमने कहा जी ये 1 kg हमारा प्रोडक्ट बन गया। वो जो 1 kg होगा वो हमारा एक्चुअल यील्ड होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने 2 लाइनें छोड़ दी, इसके लिए फिर मैं एंड पे आके एक पॉइंट लिखूंगा। नेक्स्ट है जी थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड या इसको दूसरा नाम हमने दिया है कैलकुलेटेड यील्ड, जो हम कैलकुलेट करेंगे स्टोइकोमेट्री से। कैलकुलेटेड यील्ड। अभी भी मैंने पीछे बताया कि जो कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल यील्ड है ये आती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, तो वही चीज हमने लिखनी है यहाँ पे। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained the amount of product calculated using, ऊपर हमने obtained लिखा था, जो हासिल होती, नीचे मैंने कैलकुलेटेड का वर्ड यूज किया। कैलकुलेट करना है ना हमने इसको, यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन is called theoretical yield। एग्जाम्पल वही ऊपर हमने वाटर वाली ली है, 2H2 plus O2 gives us 2H2O 4 ग्राम 32 ग्राम, आंसर आया जी 36 ग्राम। दिस 36 ग्राम इज एक्चुअल और एक्चुअल और सॉरी दिस 36 ग्राम इज थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड यील्ड। तो बेटा ये हो गई डेफिनेशंस। अब ना हम थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं। ये जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है ना, ये अभी मैं थ्योरेटिकल यील्ड के हवाले से पॉइंट लिखूंगा, यही लिख देता हूं। थ्योरेटिकल यील्ड इज द theoretical yield is the maximum amount of product obtained as a result of a chemical reaction। यानी कि जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है ना, ये मैक्सिमम अमाउंट होती है किसी भी रिएक्शन की।
इससे ज्यादा अमाउंट हम हासिल नहीं कर सकते। देखें ना, हमने फर्ज किया 4 ग्राम हाइड्रोजन लिया, 32 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन लिया, तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे और 36 ग्राम वाटर बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 37 बन जाए, 40 बन जाए। हाँ 34 बन सकता है, 32 बन सकता है, 30 बन सकता है, उससे कम बन सकता है, लेकिन 36 से ज्यादा नहीं बनेगा, ये मैक्सिमम अमाउंट है। अच्छा, अगर ये 36 से कम बना तो फिर इसको थ्योरेटिकल नहीं कहेंगे, फिर तो ये एक्चुअल हो जाएगा ना। तो थ्योरेटिकल यील्ड जो होती है, ये चूंकि हम कैलकुलेट करते हैं, इसलिए ये किसी भी केमिकल रिएक्शन की मैक्सिमम यील्ड होती है। अब बेटा हम आते हैं जरा एक्चुअल यील्ड की तरफ। एक्चुअल यील्ड जो होती है ना, एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज, actual yield is always less than theoretical yield। जो एक्चुअल यील्ड है ये हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से क्या होती है, कम होती है। अब क्यों कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से एक्चुअल यील्ड, इसको देखें, इस बात को हम समझते हैं। पहले मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, फिर मैं इसको इन चीज़ों को लिखूंगा जो मैं बोलूंगा। देखो बेटा, फिजिकल एग्जांपल से हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको कहूँ कि आपने चावल बनाने हैं, राइस, खीर बनानी है, खीर, तो आपने जनाब खीर बनानी है, तो मैं आपको ना 1 लीटर दूध दे दूं, हम ना केजी में लेते हैं मैथ्स, एक बल्कि ग्राम में ले लेते हैं, मैं आपको 1000 ग्राम जनाब दूध दे दूं, मिल्क दे दूं, मैं आपको जनाब 200 ग्राम शुगर दे दूं, मैं आपको जनाब इसके अलावा 500 ग्राम वाटर दे दूं। बस ऐसी लो क्वालिटी की खीर बनाते हैं, इतनी ठीक है, और चीज़ें नहीं डालते हम इसके अंदर। तो आप जनाब सामान उठाया आपने, दूध लिया, राइस तो रह गए, बल्कि खीर बनानी है ना, राइस रह गए, इसमें हम 200 ग्राम ले लेते हैं राइस। तो ये चीज़ें मैंने आपको दी, चावल, पानी, शुगर, मिल्क, और मैंने कहा जाओ भाई चावल बना के लाओ। आप चावल बनाने चले गए, ये राइस, ये खीर बनाने चले गए, आप उधर चले गए, मैं पीछे कैलकुलेशन करके बैठ गया कि जब ये बंदा खीर बना के आएगा तो इसके पास खीर की जो टोटल अमाउंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1000 प्लस 200 1200 और 500 1700 और 200 1900। यानी कि आप उधर खीर बनाने चले गए, मैंने पीछे कैलकुलेशन कर ली कि जब ये बंदा खीर बना के वापस आएगा तो इसके पास 1900 ग्राम खीर होनी चाहिए। अगर इससे कम हुई तो फिर ये तो ठीक नहीं है, 1900 ग्राम होनी चाहिए। अब मैंने ये कैलकुलेशन की तो ये तो थ्योरेटिकल है, मैं जो सोच के बैठा हूँ, कैलकुलेशन करके बैठा हूँ, ये है थ्योरेटिकल यील्ड। अच्छा जनाब, आप राइस बना के आए, आप कुकिंग करके आए, और आपके पास जो खीर थी वो टोटल खीर थी जनाब 1200 ग्राम फर्ज किया। ये जो 1200 ग्राम है जो आप लेके आए असल में बना के, ये है एक्चुअल यील्ड। अब बाकी 700 ग्राम कहाँ गया, 1900 और 1200, 700 का डिफरेंस बचता है, ये कहाँ गया, ये कहाँ गायब हुआ। अब इसके बेटा गायब होने में ना बहुत सारे फैक्टर हैं। अब देखें, अब खीर बनाने जाएंगे, सबसे पहला काम आप चावल धोएंगे ना, तो कुछ चावल वेस्ट कर बैठेंगे तो ज़ाय हो जाएंगे, ठीक है। आप दूध जो है, अगर दूध को छानते हैं, हम दूध को आमतौर पे छान के इस्तेमाल करते हैं ना, फिल्टर करके। अब दूध को फिल्टर करेंगे, वहां पे कुछ दूध गिरा देंगे, कुछ दूध बर्तन के साथ लगा रह जाएगा, कुछ पानी बर्तन के साथ लगा रह जाएगा, फिर आपने पकाना शुरू कर दिया, फिर पकाने के दौरान जाहिर सी बात है हीट करेंगे तो दूध भी, और दूध में से भी और पानी में से भी वेपर्स बन के बाहर निकल जाएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स क्या करेंगे, ये सारे फैक्टर्स हमारी यील्ड को कम कर देंगे। तो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन जो है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के दौरान होती है कि जब कोई
साइंटिस्ट, जब कोई केमिस्ट एक्सपेरिमेंट करवा रहा होता है या जब कोई वर्कर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, तो अब पहला चांस हो सकता है कि जो बंदा काम कर रहा है वो इनएक्सपीरियंस हो, उसे काम करने का तरीका ना आता हो, तो फिर डेफिनेटली उस वो एक्सपेक्टेड यील्ड जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतनी वो नहीं देगा हमें। हो सकता है जो ऑपरेटर्स यूज कर रहा है वो फॉल्टी हो, हमारा रिएक्टेंट वेस्ट हो जाए। हो सकता है कि जब हम फिल्ट्रेशन वगैरह, डिस्टिलेशन वगैरह, सेपरेशन वगैरह कर रहे हो अपनी प्रोडक्ट की, तब हम उसको वेस्ट कर दें। हो सकता है साइड रिएक्शन हो जाए, हो सकता है रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाए। तो ये सारी चीजें हमारी थ्योरेटिकल एक्चुअल यील्ड को कम कर देती हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, मैं बस शॉर्ट क्वेश्चन लिख के इसको समेटता हूं, टाइम हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है वाई एक्चुअल यील्ड is always less than theoretical yield। कि जो एक्चुअल यील्ड है ये थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है हमेशा। वाई? तो बेटा इसको मैं, इस क्वेश्चन का आंसर समझा मैंने दिया, कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया, इसको इंशाल्लाह मैं आपको कल लिखवाऊंगा। और अगर आपको समझ आ गया, आपने याद करना है, तो आपको मैंने नोट्स दिए हुए हैं, उन नोट्स के अंदर भी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बुक के अंदर भी ये लिखा हुआ है। टाइम हो चुका है, मैं आपकी अटेंडेंस लेता हूँ। कोई चीज़ पूछनी है तो जल्दी से पूछ लें। हाँ जी, क्लियर है सर? जी जी बिल्कुल। ठीक है बेटा, अल्लाह यस सर, क्लियर सर। थैंक यू सर जी। अल्लाह हाफिज सर। लव यू।